नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण के रण में सभी नेता जुटे हुए हैं, जिसका मतदान 27 फरवरी को होने जा रहा है। प्रदेश में 5वें चरण का मतदान अवध पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर होना है, जिसमें 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 चरणों में से 5वें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सत्ताधारी पार्टियों और विपक्षियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की 231 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों में चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है, जहां 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। 5वें चरण में अयोध्या से लेकर प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होना है। बीजेपी के लिए जहां अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों की वापसी का दारोमदार इसी चरण पर टिका हुआ है। 25 फरवरी को 5वें चरण की लड़ाई, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीट पर चुनाव। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा में मतदान। अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग। कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज में भी मतदान। 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी में इस बार सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सभी सियासी दलों ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और अब जो 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, उन छोटे दलों की अग्नि परीक्षा होनी है। ये बात अलग है कि चुनाव प्रचार की कमान सभी सियासी दलों के बड़े चेहरों ने संभाल रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की आस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बाजारों में व्यापारियों पर बमबाजी होती थी। 2017 के बाद आपने ये भी फर्क देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। बेटियां सुरक्षित हैं। अब बाजारों में बमबाजी नहीं होती, दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगता है, बल्कि कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे उठता हूं, मैं भी उनके घर पे नजर रखने लगा हूं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि जब मैं शाम को उधर देखता हूं तो थोड़ा धुआं उड़ता नजर आ रहा है। पहले वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, और पर्चा बांटते समय पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने सिराथू में जनसभा की और बीजेपी पर जोरदार हमला किया, तो दूसरी ओर प्रयागराज के सौराव पहुंचे अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। भैया बताओ, अगर उनकी सरकार बनी तो आपका भला होगा क्या? जोर से बोलो, होगा क्या? ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले गरीब समाज का, पिछड़ा समाज का भला नहीं कर सकते। पिछड़ों का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। मित्रों, एनडीए मैं समझती हूँ जो 100 डायल नंबर दिया गया था, ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व में
जो बड़े बड़े देशों में है वो व्यवस्था यूपी में लाने वाले कौन थे? समाजवादी लोग थे। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बढ़िया और सख्त काम किया जाएगा। सूबे में बदले हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। सभी राजनीतिक दल किसी भी तरह अपने मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस रण में जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन दावे एक बार फिर से किए जा रहे हैं जीत के, क्योंकि 231 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और 27 तारीख को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा 61 सीटों पर। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। अजय वर्मा साहब, नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। और सत्येंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब, इस चरण में भी सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार आपकी थी। 61 सीटों में से तो 51 आपने जीती, 2 आपकी सहयोगी दल ने जीती, यानी कि 53 सीटें आपने जीती थी। इस बार चुनौती है क्या उस परफॉर्मेंस को दोहराने की? कोई चुनौती नहीं है। हम लोग तो एक बेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और 53 जो सीटें हमारी आई उससे ज्यादा आई। हम लोग इस बार प्लानिंग कर रहे हैं 57 सीटें इस पर्टिकुलर जो चुनाव का इसको होने वाला है। और अभी तक जितने भी चुनाव मतदान हुए हैं हम बहुत अधिक संख्या से आगे चल रहे हैं और हमको लगता है कि हम 300 प्लस, और फिगर कितनी भी जाएगी वो मालूम नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र यादव साहब, जो बयानबाजी हो रही है इसके आधार पर लग रहा है क्या कि इन 61 सीटों की अगर हम बात कर लें तो इन 61 सीटों पर गठबंधन का रिजल्ट क्या रहेगा? गठबंधन का रिजल्ट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जो अपना रोड शो किया, टोटल 2 किलोमीटर 900 मीटर इनका रोड शो चला है। आप सोचिए, और उस 2 किलोमीटर 900 मीटर में भी भीड़ नहीं थी। सरकारी गाड़ियां, प्रशासनिक पूरा जितने लोगों को इधर उधर से मनाया गया, जिस तरह से हम कहते हैं कि जो भाड़े पे लोग आते हैं, भाड़े पे गाड़ियां और भाड़े पे लोग आए हुए थे। जबकि माननीय अखिलेश यादव का अयोध्या में जो भीड़ है पूरा देश देख रहा था और लगभग 9 किलोमीटर से भी ज्यादा उनका रोड शो चला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी जी अयोध्या से क्यों भागे, क्योंकि अयोध्या में उन्हें मालूम था कि अगर अयोध्या से हम चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इससे पता चल रहा है। और रही बात, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे जो ठगाई की है अयोध्या में, जमीनें इन्होंने सस्ते में खरीद के महंगे में जो करोड़ों रुपए गमन किया है। अयोध्या वासी जानते हैं कि राम के नाम पर जो ठगाई चल रही है और जो कोर्ट का न्यायालय के फैसले को ये अपना एकाधिकार बताते हैं कि भैया सब कुछ जो कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही करके देंगे और हम ही करने वाले, हम ही इसके मालिक हैं। ये गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं, बताइए इनका अहंकार देखिए कहाँ पहुंचा। तो जनता इनके अहंकार को देख रही है। ये राम को लाए हैं। सत्येंद्र साहब, आप लोग से पहले राम ही नहीं थे। आप भीड़ को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो सत्येंद्र साहब, आप अयोध्या इसमें नहीं, आप भीड़ को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। करल की भीड़ को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया था और यहाँ पर हमें बताया था, और अब अयोध्या की भीड़ को भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। दरअसल भीड़ से चुनाव नहीं जीते हैं। भीड़ तो ठीक है, इकट्ठा हुई उसके आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आता हूं, शायद आवाज नहीं जा रही, जरा पीछे चेक कीजिएगा। सत्येंद्र यादव को आवाज नहीं जा रही। अजय वर्मा साहब, इस बार तो रायबरेली और अमेठी में भी चुनाव होने वाला है। कांग्रेस तो इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। संगठन को मजबूत करने के दावे किए गए। प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कुछ महीनों से कर रही हैं। तो क्या जो गढ़ कहा जाता रहा है वहां पर अच्छा प्रदर्शन होगा क्या? कुछ महीनों से नहीं, कई सालों से प्रियंका जी हमारी नेता उत्तर प्रदेश को विकसित करने के प्रयास में है। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की 2017 के बाद इन तथाकथित गॉडसे वाले राम के लोगों ने बिगाड़ दी। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देख लीजिए, सारी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्राइम के, बलात्कार के देख लीजिए। एक्चुअली में इनके आदर्श कुलदीप सेंगर, इनके आदर्श स्वामी चिन्मयानंद है। ये कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को
कि साथ बेटियों के साथ, हाथरस में भी बेटियों के साथ कुछ नहीं हुआ, उन्नाव में भी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। सर्टिफाइड लोग जो इनकी पार्टी के विधायक थे, इनके पार्टी के एमपी थे, बुलंदशहर में भी कुछ नहीं हुआ। मैं अगर घटनाओं का क्रमवारी ब्यौरा दूं तो ये डिबेट का टाइम उसी पे खत्म हो जाएगा। तो बेटी बचाओ के नारे पे मैंने जो आपको बताया, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। दूसरा, हमारी जो लड़ाई है, हम 403 सीटों पे पूरी पे लड़ रहे हैं और आप ये देखिए कि वोटर साइलेंट है। हमने प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा जो महिला वोटर हैं उसमें से 40% को हमने जो प्रतिनिधित्व दिया है और हमने वो मजबूत चेहरे लड़ाए हैं। एक्चुअली में लोग प्रोफेशनल लीडरों से थक गए हैं। नए लोग ये चाहते हैं कि नए लोग राजनीति में आए और कुछ नया करें। ऐसा ना कहें कि जब से बाबा आए नहीं, नए लोगों को आप राजनीति में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव के लिए उतार देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना संगठन के, बिना उनकी तैयारी के चंद महीनों पहले अगर लोग मैदान में उतरेंगे तो जीतेंगे क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं लौटता हूं। अरविंद जयतिलक साहब, अभी तक 231 सीटें पर भाग्य का फैसला जो है जनता ने कर दिया है। नतीजे तो 10 तारीख को पता चलेंगे। कोई ट्रेंड पता चला है क्या? कोई ट्रेंड का आभास हुआ है क्या कि किस तरफ जनता जा रही है, या फिर अभी सब कुछ छुपा हुआ है और सब कुछ खुलेगा 10 मार्च को ही? कुंदन जी, इसको 2 संदर्भों में हम लोग जो है देख सकते हैं। जब 5वें चरण में यहाँ नैरेटिव बदलता नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब जो है महिलाओं को भी, अपने जो प्रमुख महिलाएं हैं, नेत्री हैं, जैसे डिंपल जी है, जया प्रदा है, उनको भी मैदान में उतारी है। अभी तक वो नहीं उतारी जी। इसका सीधा तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी को ये, जहां तक मतलब मुझे ज्ञात है, इस बात का आभास हुआ है कि आधी आबादी जो बहुत अधिक जो है सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं जो है उसको मैनेज करने के लिए इन दोनों लोगों को मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी चीज, जो राजनीतिक व्याकरण बदला है यहाँ पर देखिए, 5वें चरण में कहीं ना कहीं आप अभी शाह जी को रानीगंज में देखिए, प्रतापगढ़ में बोलते सुने गए कि जो है डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा की है, जगजीवन बाबू की चर्चा की है, और फिर जाकर के सोराव में कुछ अन्य मसलों पर वो बोलते देखे गए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी जो है पूरी आक्रामकता के साथ जो है जिस तरह कहते गए कि 4 बजे भोर में मैं पता कर रहा हूं कि योगी जी क्या कर रहे हैं, धुआं उठते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आक्रामकता दर्शाती है कि किसी भी राजनीतिक दल को यह भरोसा नहीं है कि जो 4 चरण में मतदान हुआ है उसमें हमारी स्थिति क्या है। अब चूंकि ये जो 5वां चरण है, कोई डोमिनेंस फैक्टर यहाँ पे नहीं है। आप देखिए तो ये 80 तरह की जातियां हैं। आप 2012 में जाएंगे तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो 35% वोट पा करके जो है 36 सीटें जीत जाती है। वही 2017 में वह जो है 29% पाती है कांग्रेस के साथ मिल करके, और 5 सीटों पर सिमट करके रह जाती है। कांग्रेस भी यहाँ पर जो है 12% समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करती है तो पाती है। बसपा 22% पर उसका अपना जो इंटेंट है। अब यह सवाल उठता है कि यहाँ पर जो 5वें क्षेत्र में जो धार्मिक, यानी अयोध्या भी है, इसमें चित्रकूट का भी एक हिस्सा है, प्रयागराज भी है, इसके अलावा जो छोटी छोटी जातियों के साथ जो पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है वो क्या रोल निभाएगी। इसमें जो है अपना दल से दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। दूसरी तरफ यहाँ जो 5वें का इलाके का जो संदेश होगा ये पूर्वांचल में बढ़ेगा। यहाँ से बहुत बड़ा एक जो है नैरेटिव खड़ा होगा और ये साबित करेगा कि 6वें और 7वें चरण में जो है किसको राजनीतिक बढ़त मिलने वाली। कुंदन जी, ठीक है। शुभेंदु अवस्थी साहब, एक चीज बताइए, दरअसल हिंदू धर्म का झंडा पकड़े रहने का और ऊंचा करने का दावा तो बीजेपी करती है, और इस बार इस फेज में 3 धार्मिक जिले हैं, प्रयागराज भी है, अयोध्या भी और चित्रकूट भी है। तो क्या आप इसका रिवॉर्ड जनता बीजेपी को देगी इस आधार पर? देखिए, जब हमारी सरकारें नहीं भी हुआ करती थी, हम बड़े कमजोर स्थिति में भी थे, तब भी भगवान राम का और सत्य का और धर्म का हमने सहारा ले रखा था, और उस धर्म और सत्य के आधार पर हम आगे बढ़ते रहे। अब वो भाई साहब कह रहे थे हमारे सपा के लोग कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, ये सब उनकी मानसिक स्थिति बड़ी बेचैन हो गई है। और अब उनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ बचा खुचा था, अभी आपने बताया काफी कल के चुनाव में विषय चल रहा था कि छुट्टा जानवर, तो हमने कहा कि एक टीवी चैनल पर कि जितने सपा के छुट्टा जानवर थे उनको तो बंद कर दिया था, जो बचे हुए हैं अभी जानवर जो बचे हुए हैं उनको भी इस बार उसको भी व्यवस्था करेंगे। देखिए, हम सब लोगों ने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की है, आस्था के साथ भी और विकास के साथ भी। पर जो 4.5 साल तक घूमते रहे, समाजवाद की एक को कहकर परिवार में रहते रहे, परिवारवाद को चलाते रहे, जो सब लोग आज जब बाहर आते हैं तो जनता
इनसे पूछती है कि आप ही लोग तो थे जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, और आज आप अयोध्या में आके किस तरीके से अपना मुंह दिखाना चाहते हो। और अच्छा, ये भी बात है, संख्या की बात कही इन्होंने कि बहुत कम संख्या थी, जहाज से चले जाते, वहां बड़ी गाड़ियां थी, और कहते हैं उसके इन्होंने बताया कि अभी हम लोगों ने ठेके पे लेके आए, मतलब पैसा देके लोगों को लेके आए। साहब, यदि उत्तर प्रदेश की जो भी शादियां हो रही हैं उस पर एक ही गाना बजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और राम एक विचार है, राम एक आदर्श है हमारे लिए, और राम को जो उनके कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आप लोगों ने काम किया था वो खत्म नहीं होगा। और जहां तक करगल की बात थी, तो आपको जब लगा कि हम यहाँ से भी आ रहे हैं अकेले भी, तो पिताजी को लाना पड़ा। कितने दिन बाद से पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, मैं कह रहा बोल नहीं पा रहे थे, नाम तक नहीं बोला कि किसको टिकट देना है, किसको वोट देना है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, जवाब दीजिए, जिन सरकारों ने, आपकी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चली, भीड़ हो सकता है कि आपके कार्यक्रम में, आपके नेताजी के कार्यक्रम में ज्यादा उमड़ गई हो, लेकिन वोट मिलेगा क्या? देखिए, आपको क्या इस बारे में जानकारी मिली कि इस बीच एबीजी शिपयार्ड का 23,000 करोड़ का घोटाला हो गया? नहीं पता चला होगा, न टीवी पर चलेगा और न कहीं अखबार में, सब जगह चला सर, एबीजी शिपयार्ड सब जगह चला। उसमें कांग्रेस शासन को भी कोसा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोन सैंक्शन किए गए एबीजी शिपयार्ड को, वो कांग्रेस के शासनकाल में किया गया। सुनिए, 23,000 करोड़ का क्या लेना देना है एमपी के चुनाव को, और एक मोदी फ्रॉड, 2017 का मामला, एक फ्रॉड मोदी, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा पुनः, एक फ्रॉड मोदी 14,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, और एक विजय माल्या 18,000 करोड़। अयोध्या, नहीं अयोध्या की बात कर लेते हैं ना, अयोध्या में भीड़ उमड़ी तो बीजेपी के कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं वही आ रहा हूँ, पॉइंट पर। गरीब की रिकवरी करने के लिए पुलिस के साथ बैंक घर पे पहुंच जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। गरीबों के लिए इस सरकार में इनकी और इस पार्टी की किसी भी मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है सिवाय जालसाजी के, फर्जी धोखाधड़ी के, लोगों को घुमावदार ब्याज पे ब्याज और रिकवरी करना। अमीरों का ये कुछ नहीं कर पाते। एक बार में भारी तादाद में अमीरों को राहत है, उनका पैसा माफ किया जाता है, लेकिन गरीब आदमी का 2,000 भी माफ नहीं किया जाएगा, उसकी बैंक से काट किया जाएगा। ये सरकार, यानी कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई, क्या राम भक्त माफ कर देंगे समाजवादी पार्टी को? मसला दरअसल ये है सर। अरे राम भक्त कैसी बात करते हैं, हम कौन से, आपको क्या लगता है हम किसके भक्त हैं भाई? नहीं, आप भी राम भक्त हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप भी राम भक्त हैं। मैं तो इसमें मैं कहीं से दो राय मेरी नहीं है। मतलब राम का धंधा करें तो राम भक्त हैं, राम का धंधा करें, पर्ची काटें और शाम को उस पैसे का निजी इस्तेमाल करें, कहीं बैठे हो किसी बियर बार में। आप देखिए कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। ये जो चंदा चोरी चल रही है देश में बड़ी तादाद पे, समझिए इस बात को, ये छोटे से लेकर बड़े स्तर पर चंदे की पर्चियां वसूली जा रही है और बीजेपी के लोग उसका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चोर हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। राशन इनका जो गरीबों को बांटा जा रहा है राशन, उस राशन के पूरे ट्रक आप कोटेदारों के किसी दिन चले जाइए, आपकी रिपोर्टिंग करके मेरे साथ आइए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जी। ये जिस तरह से 1 किलो बड़े हुए चने पे मोदी जी की फोटो लगा के महज ये गरीबों को बताया जा रहा है कि साम्राज्यवाद शुरू होने जा रहा है। अंग्रेजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पे राज करने के लिए साम्राज्यवादी व्यवस्था में तैयार होने जा रही है, ये गरीबों को बताया जा रहा है। ठीक है अजय वर्मा साहब, इस फेज के लिए भी वही जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए वही मुद्दे हैं या फिर स्पेसिफिकली इस बार कोई और मुद्दा है कांग्रेस के सामने? क्योंकि इस बार तो मिश्रित क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, अवध का क्षेत्र भी है, बुंदेलखंड का क्षेत्र भी है और पूर्वांचल का भी क्षेत्र है, तो कोई स्पेसिफिक मुद्दा इन क्षेत्रों के लिए कांग्रेस के पास है क्या? कुंदन, प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हम बांटने का काम नहीं करते, जैसे ये बैठ के बांटते हैं, अब अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। हमारा तो उत्तर प्रदेश है, हमें एक चिंता है। आस्था से अंधभक्त और आईटी सेल तो पैदा हो सकता है, आस्था से रोजगार पैदा नहीं होते, आस्था से व्यापार पैदा नहीं हुआ यूपी में, आस्था से भूखमरी के कगार पे लोग पहुंच गए वो पैदा नहीं हुआ, आस्था से जो कोविड में लोग मारे गए थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड पैदा नहीं हुए। आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ देश की सरकार और प्रदेश की सरकार डबल इंजन की करके कर रही है,
इस उत्तर प्रदेश में महंगाई आज आप देखिए, खुदरा महंगाई 6.09 पे पहुंच गई है, जो संसार में उच्चतम स्तर पर है। और आप देखिए आस्था में अवसर तलाश रही है ये सरकार कि जो 35,000 का टिकट यूक्रेन से छात्रों को मिलता था, जो 2021 से लड़ाई की संभावनाएं चल रही हैं, और हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही कह दिया, तो 65,000 का सरकार क्यों बेच रही है? क्योंकि वो इन्होंने एयर इंडिया टाटा को बेची है और टाटा व्यापार करेगा। ऐसे ही जो देश बेच रहे हैं वो लोग छात्रों का हित क्या करेंगे? वो लोग व्यापारियों के हितार्थ है। एक्चुअली में ये लोग राम के नहीं, नाथूराम के समर्थक हैं, नाथूराम के गोडसे के समर्थक हैं। और इनकी विचारधारा, जो महात्मा गांधी की हत्या जिसने की, आप समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा कैसी होगी। ये आसाराम बापू के समर्थक हैं, ये कुलदीप सेंगर के समर्थक हैं, ये कंगना रनौत के पुजारी हैं, ये चिन्मयानंद के पुजारी हैं। ठीक है, ये लोग कुंदन जी सुन लीजिए, 1 सेकंड 30 सेकंड हल्का, फिर जल्दी से कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का वो वर्कर, हम इस बार 403 सीटों पे लड़ रहे हैं। हम लोग मजबूती से देखिए कितनी सीटें लेंगे। वोटर चुप है, वो परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये जो 5वें चरण का 61 सीटों पर चुनाव है, अब इसमें भारी हेरफेर होगा। हम चंदा नहीं भारी लेने वाली पार्टी नहीं। ठीक है, अरविंद जयतिलक हमें बताइए, क्योंकि जिस आस्था का जिक्र कर रहे हैं हम, और मुझे लगता है 5-7 मिनट से हम आस्था के मसले पर ही डिबेट कर रहे हैं, तो आस्था के मसले पर अजय वर्मा जी ने बहुत माकूल मुद्दा उठाया कि आस्था के जरिए आपको ना रोजगार मिलता है, ना संसाधन मिलते हैं, ना आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो सवाल यह कि जब वोटिंग करने के लिए लोग जाते हैं तो क्या ये याद रखते हैं, क्योंकि बीजेपी हर चुनावी सभा में इस मसले को जरूर उठाती है कि देखिए राम का मंदिर हम बना रहे हैं, वाराणसी में जो कॉरिडोर बना उसके लिए कायाकल्प हमने किया, चित्रकूट के लिए हम काम करें, प्रयागराज में भव्य, दुनिया में वैसा और भारत में कभी वैसा कुंभ का आयोजन नहीं किया गया। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर जो अजय वर्मा साहब कह रहे हैं उस पर सवाल जनता पूछेगी और वो जहन में होगा वोटिंग करते वक्त? नहीं, मैं बिल्कुल अजय वर्मा जी की बातों से भी सहमत हूं, लेकिन उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि आस्था को आप जो है भारतीय जनमानस से अलग नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तात कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं है समाज उसको अपना नहीं मानता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी राम की नहीं है, बिल्कुल राम की है, राम की वंशज है, सभी लोग हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब वोट देने व्यक्ति जाता है तो उसके साथ जो है हमारी जो संस्कृति है गेहूं बनाम गुलाब की है। यानी हमें स्वस्थ शरीर भी चाहिए, लेकिन मानसिक स्तर पर जो है संस्कृति भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो जब जनता वोट करने जाती है तो उसका पूरा ध्यान रखती है। और आपने देखा भी किस तरह 2017 में पूरी अयोध्या की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। इलाहाबाद की जो है 12 सीटों में जो अपने सहयोगी दल के साथ 9 सीटें जीतने में कामयाब रही, चित्रकूट की सीटें जीत गई। स्वाभाविक रूप से जनता पे उसका असर पड़ता है। लेकिन एक मैं महत्वपूर्ण बात कहूंगा, देखिए कुंदन जी, इस पूरे क्षेत्र में मैं जहां तक आंकड़ों के आधार पर अनुभव किया हूं कि जो लोग यानी जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, और जो जिनका महिलाओं पे जो है अधिक पकड़ रहा है वो जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचे हैं। मैं क्षेत्र में देख रहा था कि 2012 में समाजवादी पार्टी 31% महिलाओं का पाती है वो, और जो है भारतीय जनता पार्टी जो 41% पाती है। वहीं जब 2007 में बसपा की सरकार बनती है तो वो 30% पाती है। अब आ जाइए सुरक्षित सीटों में, इस जो 61 सीटों में 13 सीटें जो है सुरक्षित है, और पिछले आंकड़े के अनुसार 10 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें पर जो है समाजवादी पार्टी। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं जहां पे दलित आबादी है, उसका जो है नजरिया क्या होता है। बिल्कुल, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। कुंदन जी, ठीक है, तो 27 तारीख को 61 सीटों पर 12 जिलों में वोटिंग कराई जाएगी। 231 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग की हर तस्वीर आप न्यूज इंडिया पर भी देख पाएंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अब अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। 5वें चरण के लिए 27 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन पिछले नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 2017 में स्ट्राइक रेट करीब 90% का रहा बीजेपी के लिए। बीजेपी इन 61 सीटों में से 51 सीटों पर जीत पाई, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 1 और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। अदर्स की बात करें तो 4, अदर्स में अपना दल भी है जिसकी 2 सीटें शामिल है। यानी कि बीजेपी गठबंधन ने इन 61 सीटों में से 53 सीटें
जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार क्या ये जो परफॉर्मेंस है वो बीजेपी दोहरा पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी अरविंद जयतिलक ब्रेक पर जाने से पहले उठा चुके हैं कि महिलाएं जिनके फेवर में रहती हैं चुनाव में, इस रीजन में उनकी जीत हो जाती है। तो महिलाएं कहने को तो कांग्रेस के साथ है, 40% सीटें कांग्रेस ने महिलाओं को दे दिया है, तो क्या इस आधार पर शुभेंदु अवस्थी कांग्रेस को तो महिलाएं नहीं चुन लेंगी? मैं इस अपने आपके इस प्रश्न के जवाब देने से पहले जो लोगों ने दो क्वेश्चन पूछे थे, मैं छोटे छोटे जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छे नाम लिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी बड़े प्रमुख लोगों में से हैं, कहते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, पर इन्होंने दो नाम लेना भूल गए, दिग्विजय सिंह का और एक अभिषेक सिंघवी का। अब किस लिए हमने दोनों नाम लिए हैं और किस तरीके का उनका महिलाओं के साथ संबंध है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर ना बोले तो अच्छा ही है। दूसरा चीज, महिलाओं का बहुत पक्का वोट होता है जो आप प्रश्न किया। मैं इसलिए कहता हूं, इस 2 सालों में कोविड के काल के अंदर हमने हर घर के अंदर भोजन किया है। ये महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बच्चे भूखे होते हैं और भूखों के कारण वो रोते हैं तो सबसे ज्यादा दुख होता है तो महिलाओं को वोट देके और टिकट देके नहीं जीता जा सकता, महिलाओं को जीता जा सकता है तो भोजन देके। और यही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 1 लाख करोड़ पैसे ऊपर का प्रधानमंत्री अनाज देके किया। सपा के सरकारों में यही पैसा उनके परिवार में लगता था और परिवार बैठ के सफाई में डांस करता था। तो ये तो एक चरित्र का डिफरेंस है, इसको हम और आप नहीं समझ सकते, महिलाएं समझ सकते हैं और वो हमको वोट देंगी। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा करेंगे। आज पीपल का भी आपने दिखाया कि वो महिलाओं की काम करेंगी। अब जो आजम खां के को भी टिकट देता है, जहां 6 बजे के बाद कोई भी महिला चल नहीं पाती थी उत्तर प्रदेश में, उन महिलाओं को जब सपा के गुंडे उठा ले जाया करते वो लोगों ने है। और हमको और आप जरूरत नहीं, कोई यदि किसी कोई आदमी आए किसी की बिटिया के साथ, शुभेंदु अवस्थी साहब आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है। भी अच्छा करेगा, आगे अच्छा करेगा, पर उससे कोई मानेगा नहीं, क्योंकि शादी तब करी जाती है जब इसका बैकग्राउंड समझ लिया जाता है। इनका बैकग्राउंड, सपा का बैकग्राउंड गुंडई का है, इसलिए कोई महिला शादी नहीं करेगी अपने बच्चों की। मुंह पे कुछ बोले ना बोले, मैं कह रहा हूं, मेरी बात का बिलीव करिएगा। 325 से ऊपर सीटें ना आए तो आप हमको कहिएगा। ठीक है, सत्येंद्र यादव साहब जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को भी आभास है कि इस चरण में, इस फेज में महिलाओं की भूमिका बाकी चरणों के मुकाबले, हालांकि आधी आबादी है तो भूमिका हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन इस चरण में महिलाओं की भूमिका कंपैरेटिवली और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा सवाल है कि इस चीज को क्या समाजवादी पार्टी भी जानती है, समझती है और भांप चुकी है, इसलिए महिला जो चेहरे आपके पास जो भी हैं उन्हें आपने मैदान में उतार दिया है? देखिए, ऐसा है, ये तो अवस्थी जी हमारे साथ अक्सर डिबेट्स में रहते हैं। ये तो आके ऐसा कलाई घुमा के मोदी जी को कॉपी करके 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए ये तो अपना बात कह के चले गए, ठीक है। लेकिन देश, ये जो अभिनय हो रहा है, ये चारों तरफ ये एक ड्रामा कंपनी चल रही है, इससे देश और प्रदेश की नजर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हाथ घुमा के जो है मोदी जी की अदा, आजकल सब मोदी जी को, जिनके इतने प्रवक्ता है तो मोदी जी को झूठ बोलने में एक्सपर्ट, बाकायदा बड़ा सुनियोजित से बोलते हैं। आप इनको पूछिए कि क्या इनको जानकारी है कि मनोज तिवारी मोटरसाइकिल पर बैठ के कैसे दुम दबा के भागे हैं कार्यक्रम में से, जनता कूटने के लिए जब उन पे दौड़ी। इनको याद है क्या, अभी उत्तराखंड से स्मृति ईरानी मात्र 75-76 लोग थे रैली में, जहां पर दावा किया गया था कि 30,000 से ज्यादा की भीड़ है, वहां से लौट आई। इनको पूछिए, मोदी जी जो है पंजाब गए थे, उनकी रैली में भीड़ नहीं थी तो किसानों को बदनाम करके लाल आंख चाइना को दिखानी थी, लेकिन यहां से पंजाब से बेचारे किसानों को बदनाम करके चले आए कि हम जिंदा बच गए। अरे राजनाथ सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी करो लेकिन अंडे टमाटर जूते मत फेंको, और उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन के, अपने कार्यकाल में पहली बार इतनी छोटी सभा की, जब
गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहे थे, गृह मंत्री जी कोरोना बांट रहे थे। इन लोगों को ये डबल लूट सरकार है, डबल झूठ सरकार है, ये जाल और फरेबी सरकार है। ये अजय वर्मा साहब के पास जाऊं उससे पहले अरविंद तिलक थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट, जो सत्येंद्र यादव जिन पॉइंट्स को गिना रहे हैं उस आधार पर वोट मिलते हैं क्या, और भीड़ अगर कहीं पर किसी सभा में कम उमड़ी है तो इसका मतलब क्या निकाला जाता है कि लोगों के लिए बीजेपी पहली पसंद नहीं है या फिर समाजवादी पार्टी पहली पसंद है, ये साबित होता है क्या? कुंदन जी देखिए, मैं भीड़ को वोट में कन्वर्ट होने का कभी भी हिमायती नहीं रहा। आप देखिए 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो इससे मुझको लगता है कि ऐतिहासिक बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता है। भारत में बात करता हूँ, जिस सेक्शन के ये दो बड़े सेक्शन माना गया था कि पिछड़ी जातियां और दलित जातियां ये मिल करके 70-75% कवर कर लेंगी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मोदी जी भी पश्चिम बंगाल में जब रैलियां कर रहे थे तो बहुत बड़ी भीड़ होती थी, माना जाता था कि 150 से ऊपर सीटें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश के अन्य राज्यों में भी मोदी जी जाते हैं और पार्टी के लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भीड़ के बल पे आप जो है कहीं भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि हम सत्ता में आ सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि देखिए 2007 से लेके 22 तक जो है आप 15 सालों में जो है 3 सरकारें रह चुकी है, बसपा की रह चुकी, सपा की, भाजपा की। अब ये जनता जो है तुलना करेगी कि कौन सी सरकार जो है हमको क्या दी, हमारे मुट्ठी में क्या आया है। हाशिए के लोग विशेष रूप से जो अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं, 27% प्रदेश की जनता जो है गरीब है, वो पूरी तरह से आकलन करेगी कि कौन सी सरकार। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कुंदन जी कि हम आप जब जमीन पर उतर के जब लोगों से पूछते हैं, विशेष रूप से महिलाओं से, कि आपकी प्राथमिकता क्या है, किस आधार पर वोट देगी, तो प्राथमिक चरण से लेकर के अब तक सबका जो है महिलाओं का यही रहा कि सुरक्षा, केवल सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा। तो अब ये राजनीतिक दल अपने आप में आकलन करे कि आखिर वो कौन सी सुरक्षा का जो है पूरी तरह से बंदोबस्त करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी कि डिंपल जी आज यह भी काफी सुनी गई कि जो हमारी सरकार बनेगी हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला है। कुंदन जी अजय वर्मा साहब एक चीज बताइए, विजन की बात होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद जयतिलक साहब ने कहा कि भाई पिछले 15 सालों में तो आपने पूर्ण बहुमत की सरकार तीनों पार्टियों के देख ली और 5-5 साल पूरी सरकारें चली। आपकी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार 89 में थी, तो वो शायद लोगों को याद ना हो काम करने का कल्चर कैसा रहा, किस तरीके से सरकार चली, प्रदेश का विकास हुआ, गुंडा राज था या फिर सुशासन था, सारी चीजें। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई विजन आप लोग दिखा पाए क्या उत्तर प्रदेश की जनता को कि देखिए आपने 3 पार्टी की सरकारों को देख लिया पिछले 15 साल में, इस बार हमें मौका दीजिए, कम से कम इतना मौका दीजिए कि सरकार किस तरीके से चले, इसमें हमारी भागीदारी हो। सरकार बनाने की स्थिति तो बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई विजन दिखा पाए क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोग? आपको यहाँ देख के इस चैनल पे मैं आपके साथ पहली डिबेट कर रहा हूँ, आपके साथ कई चैनलों पे हमने कई डिबेट की जी, और आप बड़े योग्य एंकर हैं पुराने समय के। देखिए लोग 14 में गुजरात मॉडल का दावा किया गया था, और आज आपको ये चीज नहीं पता कि राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने एक ट्वीट किया है, गुजरात में कोयला घोटाला, खदानों से निकला 60 लाख टन कोयला और व्यापारी व अफसरों ने रास्तों में गायब कर दिया 6000 करोड़ की चपत लगी है सरकार और वहां के सारे व्यापारियों ने, गुजरातियों ने ये कहा हमें तो पता ही नहीं योजना है। क्यों हुआ ये? हुआ यूं है कि कोयला जो था 2014 में, आप ये समझ लीजिए सब चीजों की जो महंगाई से कनेक्शन है, 6000 रुपए था, ये गूगल पे डाल लेना चारों लोग, और आज कोयला 30,000 रुपए है। इसलिए हुआ है कि इसका 85 से 90% स्टैक अडानी साहब के पास है, खादान भी उनकी है, ट्रेन भी उनकी है और कोयले के सब कुछ उनके हैं। तो दूसरे राज्यों को वो कोयला 4 गुनों पे इसलिए बेच दिया, छोटे व्यापारियों के नाम पे निकाला, सारा ट्रांसफर कर दिया। और अधिकारियों से पूछा तो मैं 4-5 अधिकारियों के नाम लेके बता सकता हूँ कि उनके जवाब में हमें नहीं पता। तो ये है गुजरात मॉडल। ऐसे तो मैं कई उदाहरण है। नहीं, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन बता दीजिए ना सर। सुन, मैं यही तो बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कनेक्शन सरसों के तेल से है, कोयले से है, छोटे व्यापार से है, व्यापारियों से। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे मित्रों पकौड़ा बनाओ, बुग्गी चलाओ, पान की दुकान खोलो। बड़े अच्छी बात है, रोजगार की बात कर रहे हैं। नौकरी 2 करोड़ तो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा इनके गृह मंत्री ने कि वो तो जुमले होते हैं चुनाव में, ठीक है, ये चुनाव में इन्हें जुमले आ जाते हैं, तो इन्होंने कहा चलो इससे रोजगार दे दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील योजना थी उनकी बेरोजगारों की पकौड़ों तल योजना। सरसों का तेल 220 रुपए होने से
बाबा रामदेव और अडानी का सबसे ज्यादा स्टेक है, वो 220 पहुंच गया और एक काला कानून ये पास कर दिया कि छोटे व्यापारी खुला तेल नहीं बेच सकते, बस बड़े व्यापारी बेचेंगे, वरना उन पर रासुका लगेगी। तो इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से इसलिए है कि 15 करोड़ वोटर, 24 करोड़ की आबादी, छोटे व्यापारी, पकौड़े वाले, बुग्गी वाले और सारे मनरेगा का फंड इन्होंने कम कर दिया, तो लोग रोजगार के दम पर। आज तो मैंने माना राम और भगवान सबके होते हैं, सबके घर में राम है। मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, इनके आदेश से बना है, सरकारी पैसे से बन रहा है, कॉरिडोर सरकारी पैसे से बन रहा है। ये लोग पॉलिटिकल। मैं आपका सवाल अजय वर्मा साहब, आपका सवाल मैं शुभेंदु जी से पूछ लेता हूँ। शुभेंदु साहब, क्या बीजेपी चलाते हैं जनता के टैक्स के पैसे को, ये अपना पैसा बताते हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ रोजगार के मसले पर। शुभेंदु जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। शुभेंदु साहब, क्या बीजेपी सरकार रोजगार के मसले पर बैकफुट पर है क्या? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है 11 लाख सरकारी नौकरियों के जो पद खाली हैं उन्हें हम भरेंगे, जो धांधलियां हुई है उसकी भी जांच होगी और उन पर भी भर्तियां होंगी। तो रोजगार के मसले पर तो बीजेपी बार बार कहती रही कि देखिए हमने रोजगार दिया, लेकिन रोजगार के मसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये चर्चा नहीं करेंगे, मुद्दा बदल देंगे, इनसे बात करेंगे, मुजफ्फरनगर की पहुंच जाएंगे। नहीं, मैंने तो सवाल, अजय जी मैंने सवाल पूछा है, आगे की बता अजय जी आप बड़े प्रकांड विद्वान हो, पर जवाब भी सुनने की हिम्मत अच्छा करो। मैं जो लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सपा की सरकार जब थी इसी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पर 15% से ज्यादा बेरोजगारी थी आपके ज्ञान और अभी 4.1 है। अजय जी देखो, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। आपको हर साल मिलेंगी 2 करोड़ नौकरी। वो यूपी स्पेसिफिक बात कर लेते ना अजय जी यूपी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। सत्येंद्र यादव भी मुस्कुरा रहे चाय पीते पीते, लेकिन यूपी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सपा की जब सरकार थी तब 15.5% से ज्यादा बेरोजगारी दर थी, अभी 4.1 है। और उस समय पर जितनी रोजगारी दी गई वो परिवारवाद के कारण दी गई। हर आदमी थाने में जो भर्ती करी गई वो यादव समाज की गई। ये यदि हमारे अरविंद राज तिलक जी यहाँ बैठे हैं, ये कह दे कि हर थाने के अंदर 1 करोड़ यादव समाज की नौकरी नहीं हुई, तो उन्होंने भर्ती तो करी, बेरोजगारी तो खत्म करी, और खाली यादव समाज की। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमने पूरे 2 सालों में एक घर में 2 बार महीने में भोजन किया है। और दूसरी उद्योगपतियों की नौकरी बीजेपी का जितनी संख्या में नौकरियां मिलनी चाहिए थी दे पाए क्या वाला नहीं। यही अजय वर्मा जी की पार्टी के राहुल गांधी कहते थे ये उस पर जवाब इंजेक्शन है, इसको मत लगाओ। 2 सालों में भी हमने जो करके दिखाया है आजकल वो बहुत ये नहीं है, माना गया है। और आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इनका नेता बताएगा 10 तारीख हो जाएगी। IT सेल और इनके सत्येंद्र यादव साहब ठीक है, यही काम कर। अजय वर्मा साहब ठीक है, मैंने सवाल पूछा, जनता बहुत समझदार है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। मैंने अगर सवाल पूछा, किसी ने सवाल पूछा और उसका जवाब नहीं मिल रहा है वो, तो जनता समझती है। सत्येंद्र यादव साहब, दरअसल आप लोगों की सरकार पर आरोप लगते रहे कि भर्तियां निकली और एक परिवार झोला उठा करके निकल पड़ता था, ये आरोप लगते रहे और सभाओं में, चुनावी सभाओं में ये आरोप अभी भी लग रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जनता आप पर क्यों विश्वास करे कि हाँ आप जो कह रहे हैं 11 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की जो आप बात कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती निकलती, चाहे आपके शासनकाल में निकली हो या फिर बीजेपी के शासनकाल में निकली हो, थोड़े दिनों के लिए कोर्ट में मामला जरूर जाता है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 22 लाख नौकरियां सरकारी और आईटी और कई विभागों की, कई डिपार्टमेंट्स की नौकरियां जो रोजगार है उसको जोड़कर लगभग 22 लाख नौकरियों का हमारा टारगेट है। और इस पर पहले 100 दिन में हमारी सरकार बनते ही जो फर्स्ट 100 डेज हैं उसका एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा। पहले 100 दिन में रोजगार और महंगाई और सुरक्षा तीनों पर काम किया जाएगा। अभी हमारे पत्रकार साथी जो भी बैठे हुए हैं सरकार की लीपापोती कर रहे थे घुमा फिरा के, अगर भीड़ आ रही है तो भी लीपापोती सरकार की, नहीं आ रही है तो भी लीपापोती। अरे आप अनुभवी हैं, आपके अनुभव को सत्ता सरकार से सवाल करना चाहिए, न कि आपको सरकार की लीपापोती। ये जो बता रहे थे 60 लाख लीपापोती कर रहा है, 60 लाख रुपए, एक एक रैली में 7-7 लाख रुपए BMFP ने खर्च किए हैं
और भारतीय जनता पार्टी की रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। ये अभी फायदे गिना रहे थे भीड़ ना होने के, कि भीड़ ना होना मतलब जरूरी नहीं है कि वोट नहीं पड़ेगा। अगर भीड़ ना होना तो क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकारी धन का तो देखिए उपयोग जो है मेरी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जब एक नहीं सत्येंद्र यादव साहब, मुझे एक बड़ी खबर दर्शकों को बतानी है, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। सत्येंद्र जी, मैं एक बड़ी खबर बतानी है मुझे दर्शकों को। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी की कवायद शुरू की गई है। पहला जो दल है भारतीयों का, वो रोमानिया के रास्ते छात्रों का पहला समूह आएगा। रोमानिया के रास्ते पहला समूह भारत आएगा। यूक्रेन से रोमानिया में दाखिल हुए हैं भारतीय छात्र। रात 9 बजे दिल्ली से रवाना होगा पहला विमान, और यह विमान भारतीयों को लेकर के वापस लौटेगा। रात 10:30 बजे मुंबई से रवाना होगा दूसरा विमान। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की कवायद शुरू की गई है और बताया जा रहा है कि रोमानिया के रास्ते छात्रों का पहला समूह जो है वो भारत लाया जाएगा। दिल्ली से और मुंबई से 2 एरोप्लेन रोमानिया के लिए रवाना किए जाएंगे, और जो भारतीय वहां पर फंसे हैं युद्ध के हालात के बीच, उन्हें वापस लाया जाएगा। और ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक वहां पर जो भारतीय फंसे हैं उन्हें निकाल नहीं लिया जाता। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। अरविंद जयतिलक, हमें समझाइए सर कि जो रोजगार का मसला है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, भले ही सत्येंद्र यादव कुछ भी कहें, मैं सवाल पूछता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है रोजगार का। इस पर बीजेपी दावे तो करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दावे करते रहे कि हमने जितनी संभव थी सरकारी नौकरियां देने की कोशिश की, और अब दावे किए जाते हैं। कोई 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करता है, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 20 लाख, 22 लाख। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बजट हालांकि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है उत्तर प्रदेश का, इसमें फिट बैठता क्या इतनी बड़े पैमाने पर नौकरियां, सरकारी नौकरियां? कुंदन जी, देखिए, दावे है, स्वतंत्रता है, ये चाहे जो कुछ भी दावे करे, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई भी सरकार जो है 100% जो नौजवान है जो पढ़ के निकल रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो या BA MA हो, वो संभव नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, 5.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया तो केवल वेतन भत्ते और पेंशन पे चला जाता है। 2,20,000 करोड़ रुपया जो है आपके अनुदान पे चला जाता है, ब्याज के सब्सिडी पे चला जाता है। 1 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचता है। मेरा सवाल है कि आप खूब दीजिए नौकरी, स्वागत है, हम लोगों के घर के भी बच्चों को मिलेगी, लेकिन कोई जो है आप ऐसा तो मैप बताइए कि आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। आपके पास कोई श्वेत पत्र है? भाजपा से भी मैं कह रहा हूँ, सपा से भी कह रहा हूँ, सभी दलों से कह रहा हूँ, आप ये तो पहले जनता को बताइए कि पैसे कहाँ से लाएंगे। कोई बोलने को इस मसले पर तैयार नहीं है। तो ये केवल हवाई बातें हैं। ये सभी सरकारें जो है सत्ता में रह चुकी हैं। अगर ऐसा होता तो इनके पास बहुत बड़ा व्यापक नजरिया होता, व्यापक रोडमैप होता। ये केवल चुनाव के दरमियान ये बातें ऐसी कही जाती है। लिख के भिजवा दिया जाएगा। आप कैसी बातें करते हैं? सरकार का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? सरकार का क्या प्लानिंग होगी? आप बताइए, सरकार का रेवेन्यू हमें बताइए, 5 कोई ऐसे पॉइंट बताइए कि पैसा बढ़ाने का 5.5 करोड़ रोजगार जी। आप पढ़े लिखे विद्वान है, प्रवक्ता है, कोई 5 बताइए, कोई 5 तरीका हमें बताइए। कैसे यूपी में मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए 5 तरीका। सत्येंद्र कह रहे हैं, सत्येंद्र जी सुनिए ना, क्या कह रहा है उस पर? ये सवाल गलत है। सत्येंद्र साहब, आप कर रहे हैं सत्येंद्र साहब, अरे सत्येंद्र साहब सुनिए ना, सत्येंद्र साहब सुनिए ना, अरे सुना कीजिए ना सत्येंद्र साहब, प्रवक्ता से भी पूछ रहा हूँ, 5 आप अरविंद जी, सत्येंद्र जी 5 पॉइंट जी। 12 लाख रोजगार वो तो भर नहीं पाए, उस पर सवाल नहीं कर पा रहे आप। नहीं, सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का कैसे बढ़ेगा, ताकि आप 12 से 20 लाख लोगों को सरकारी जॉब अगर देना चाहते हैं तो उन्हें तनख्वाह तो दीजिएगा ना सर। पैसे कहां से आएंगे? अरविंद जयतिलक साहब ये पूछ रहे हैं। आप जिस टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, अगर इसके स्टाफ को बढ़ाया जाएगा तो इसके रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है? ये कोई पर्ची पकड़ाई जाती है कर्मचारी को? ये सरकार का काम है रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। ये सरकार का विजन तो बताइएगा ना सर। नहीं, विजन तो बताइएगा ना, विजन तो दिखाइएगा ना जनता को कि
आपने हवाई वादे कर लिए घोषणा पत्र में और आप नहीं कर पाए, बाद में आप कहें कि भैया हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारा खजाना खाली है, हम नौकरी कैसे दे सकते हैं। ऐसी मजबूरियां सरकारों को हमने गिनाते हुए देखा है। योगी सरकार से किया आपने? नहीं सर, मैंने तो पूछा, शुभेंदु अवस्थी से मैंने पूछा, 2 बार पूछा। अरे ये मोदी जी की एक्टिंग करने बैठ जाते भाई। आप ये बताइए, मोदी जी की एक्टिंग करने से नहीं काम चलेगा ना। साइकिल पे बम फुड़वा रहे हैं, ये तो हम तो मोदी जी की एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग नतीजे पढ़ते हैं, हम तो मोदी जी की एक्टिंग कर रहे हैं। आप किसको कर रहे हो? और कोई बता दे क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप, और टीवी चला भी देता है। नहीं शुभेंदु जी मुझे ये बताइए, देश की राजनीति जो है, आप लोगों के पास कोई मॉडल है क्या? इस बार भी रोजगार की बातें तो आप लोगों ने भी की है, तो कोई मॉडल है क्या कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, जिससे खजाना भरा रहे और फिर सरकारी जॉब जो है, जो सृजित है पहले से। शुभेंदु जी से मैं ले रहा हूं सवाल, आ रहा हूं। शुभेंदु जी क्या कोई विजन है क्या? देखिए, यही सब लोग थे जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, और मैं बार बार यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने शब्दों को अच्छी तरीके से प्रयोग करो। ये अच्छा चैनल है, अच्छा नहीं लगता है। पिछले बार भी आप बड़े उल्टे शब्द बोलते थे, अभी भी बोल रहे हो, चाहे हमको बोलो चाहे विपक्ष में किसी को। आप मैं वापस आता हूँ अपने विषय पर, मैं अपने विषय पर वापस आता हूँ। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। आपको जैसे संस्कार दिए होंगे वैसे ही बोलोगे ना, हमारी तरह तो नहीं बोल सकते। आप लोगों की मैं दूसरी चीज और दूसरी तारीख से आप लोगों की दोस्ती होगी। शुभेंदु जी अपनी बात खत्म कीजिए। शुभेंदु साहब, मैं तो खाली एक ही कहूंगा कि यहाँ पर हमने, ये सब लोग नहीं मानते थे कि 16 लाख लोगों को किस तरीके से हमने घर बना के दिया आवास। ये मानते नहीं थे कि बन ही नहीं सकते घर, हमने दिए ना। ये मानते नहीं थे कि 16 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने एक बीमा के तहत अपना इलाज कराया, ये नहीं मानते थे, जो आज दिख रहे हैं। दूसरी चीज, एक और बात बताता हूँ, हेल्थ ग्रुप के माध्यम से 16 लाख लोगों को काम मिला है। ये भी नहीं मानेंगे। स्वनिधि योजना के थ्रू बहुत सारे लोगों को, डेयरी पट्टी वालों को काम चालू हुआ है, ये भी नहीं मानेंगे ये लोग। ये तो क्या है, एक अराजक लोग है और ये खाली सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने अभी अरविंद जय तिलक जी की जो वरिष्ठ पत्रकार है, उसकी भी बेइज्जती करी हमारे चैनल पर। इस तरीके से बेइज्जती करना हमको लगता है ठीक है। अजय वर्मा साहब, क्या आप जो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया वो रोजगार नहीं मानती है कांग्रेस? मैं बता रहा हूं कि वो पैसा कैसे आएगा और कहां गया है, कैसे गया। देखिए, द टाइम्स इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस द रोस्ट प्राइस इन द लास्ट 18 ईयर्स, WPI का डाटा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑल द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर नाउ इन द इंडियन WHO डाटा है। इंडिया इज नाउ सफरिंग फ्रॉम द हाईएस्ट। पैसा कहां से आएगा? हाँ, यही बता रहा हूँ, 3 चीज बता के। सर जल्दी से, मेरे पास 1 मिनट का वक्त बचा है। फाइनल कमेंट अरविंद जय तिलक से लूंगा मैं। सर मैं सुन लीजिए, देखिए, मैं मोदी जी से और योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त पैसा जो ये बीजेपी का मुख्यालय बनना है 30,000 करोड़ का, इसके लिए पैसा कहां से आया? अरे उनके पास पैसे, उन्होंने बना लिए करोड़ रुपए। नहीं, सुन लीजिए ना, नहीं उनके पास पैसे, सरकार का पैसा और पार्टी का पैसा आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। नहीं, इसके लिए वक्त नहीं दूंगा। अरविंद जय तिलक साहब, जब हम मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो लगता है कि 10 मार्च के बाद अगले 1 साल में सब समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? अरविंद जय तिलक, अजय साहब, बिल्कुल नहीं होता। अजय साहब सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं होता है। मैं सभी साथियों को सम्मान पूर्वक कहता हूं कि आप जो है, बेशक जो है आप जो घोषणा पत्र में ऐलान कर रहे हैं, स्वागत है, लेकिन आप उसके ठीक समानांतर जो है कोई ऐसा रोड मैप भी दीजिए ताकि जनता को विश्वास हो। केवल हवाई बातों से जो है जनता जो है आपकी मुरीद होने वाली नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। कुंदन जी, शुक्रिया तमाम मेहमानों को इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 61 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। आपके इलाके में भी वोटिंग है तो जरूर वोटिंग कीजिए, क्योंकि इस बार चारों फेज को देखिए तो 2 से 3% वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। तो इसका क्या संकेत है, इसे भी समझने की जरूरत है, और वाकई संकेत क्या इशारे कर रहे हैं और किस आधार पर वोटिंग परसेंटेज कम है, इसका पता तो 10 मार्च को लगेगा। फिलहाल तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।